हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक पांडे। और कैसे हो बेटा आप लोग? सब बढ़िया। चलो बेटा, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम लोग टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए की बात कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने बात कर ली थी एंजाइम्स की। आज हम लोग बात करेंगे उसके आगे की। आज हम लोग बात करेंगे वेक्टर डीएनए या फिर व्हीकल डीएनए इसी को बोलते हैं, या फिर क्लोनिंग वेक्टर बोलते हैं। तो वेक्टर की बात करेंगे, ठीक है बेटा। वेक्टर डीएनए की बात करेंगे। बेटा आप लोग बताओ मुझे, अगर मान लो कोई डिजायर्ड जीन है, उसको आप किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में पहुंचाना चाहते हो, ठीक है, तो कैसे पहुंचाओगे? हवा में तो जाएगा नहीं, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं वेक्टर डीएनए का। तो उसी के बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे, ठीक है बेटा। मान लो ये हमारा कोई डिजायर्ड जीन है। क्या है? डिजायर्ड जीन है, ओके। और इसको हम लोग क्या करेंगे? वेक्टर की सहायता से होस्ट में पहुंचाएंगे। तो हम लोग पहले क्या करेंगे? वेक्टर डीएनए लेंगे और डिजायर्ड जीन लेंगे। अब वेक्टर डीएनए और डिजायर्ड जीन को हम लोग आपस में जोड़ देंगे और बन जाएगा हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और ये जोड़ते कौन से एंजाइम के हेल्प से? हम लोग लाइगेज एंजाइम। अभी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, लाइगेज एंजाइम की हेल्प से हम लोग डिजायर्ड जीन को और वेक्टर डीएनए को जोड़ देंगे। फिर इसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कहां पे? अपने होस्ट के अंदर, ठीक है। मान लो ई कोलाई बैक्टीरिया है, उसके अंदर हम लोग इसको ट्रांसफर कर देंगे। तो अब हम लोग क्या चाहते हैं बेटा? कि ये ऐसे ही एक बना रहे। हम लोग चाहते हैं इसका नंबर इंक्रीज हो ना बेटा। तो नंबर इंक्रीज हो तो इसके लिए प्लाज्मिड या फिर जो हमारा ये वेक्टर डीएनए उसके पास क्या होना चाहिए? उसके पास एक सीक्वेंस होनी चाहिए जिसको बोलते हैं ORI, ओराई साइट बोलते हैं जिसको, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो अगर इसके अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट होगी तभी ये इसके अंदर क्या कर पाएगा? रेप्लिकेट कर पाएगा, ठीक है बेटा। तो आओ हम लोग डिटेल में बात करते हैं वेक्टर डीएनए या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं व्हीकल डीएनए और क्लोनिंग वेक्टर की, ओके। इसकी बात करें डेफिनेशन की, तो वेक्टर डीएनए की अगर बात करें, द डीएनए यूज्ड एज कैरियर फॉर ट्रांसफरिंग अ फ्रैगमेंट ऑफ फॉरेन डीएनए। फॉरेन डीएनए जिसको हम लोग डिजायर्ड जीन बोलते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसको कैरी करने के लिए, ले जाने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका? वेक्टर डीएनए का, जिसको हम लोग कैरियर डीएनए भी बोलते हैं। तो वेक्टर डीएनए क्या है बेटा हमारा? द डीएनए यूज्ड एज कैरियर फॉर ट्रांसफरिंग अ फ्रैगमेंट ऑफ फॉरेन डीएनए। फॉरेन डीएनए के उस टुकड़े को ले जाने के लिए होस्ट के अंदर जो डीएनए हम लोग यूज करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर डीएनए। क्या बोलते हैं? वेक्टर डीएनए, ओके। अब कौन कौन से फीचर होने चाहिए हमारे इस वेक्टर डीएनए के अंदर, उसकी बात करेंगे। फीचर दैट आर रिक्वायर्ड इन क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी, कौन कौन से फीचर होने चाहिए, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए हमारे वेक्टर के अंदर? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। देन क्लोनिंग या फिर रेस्ट्रिक्शन साइट। क्लोनिंग साइट को हम लोग रेस्ट्रिक्शन साइट बोलते हैं। क्लोनिंग या रेस्ट्रिक्शन साइट भी होनी चाहिए जहां पे हम लोग फॉरेन डीएनए को ले जाके ऐड करते हैं, ओके। तो ये सारी प्रॉपर्टी एक अच्छे वेक्टर के अंदर होनी चाहिए। तो एक एक करके हम लोग सारे प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे बेटा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट की। तो ये हमारा मान लो वेक्टर डीएनए है, ये हमारा डिजायर्ड जीन है, दोनों को मिला के हम लोगों ने बना दिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। डीएनए लाइगेज एंजाइम की हेल्प से दोनों डीएनए को ऐड कर दिया और बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इसको हम लोगों ने होस्ट के अंदर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो अब इसकी कॉपी यहां पे, अब ये कॉपी होगा, अपनी कॉपी करेगा। तो इसमें हेल्प कौन करता है? कौन सी सीक्वेंस? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसको कॉपी होने के लिए जो सीक्वेंस हेल्प करती है उसका नाम होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अ सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है? एक सीक्वेंस है, डीएनए के ऊपर एक सीक्वेंस है जहां से रेप्लिकेशन हमारा क्या होता है? स्टार्ट होता है। क्या होता है? स्टार्ट होता है। एनी पीस ऑफ डीएनए व्हेन लिंक टू दिस सीक्वेंस। अगर किसी पीस को, डीएनए को आप लोग यहां पे जोड़ते हो, डिजायर्ड जीन को अगर आप लोग जोड़ते हो, दिस सीक्वेंस कैन मेड टू रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल, ठीक है बेटा। अगर आप किसी एलियन, ठीक है, एनी पीस ऑफ डीएनए, एलियन डीएनए को फॉरेन डीएनए को जब जोड़ते हो, दिस सीक्वेंस कैन बी मेड टू रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल। अब वो क्या होगा? जब ये हमारा प्लाज्मिड, ये हमारा वेक्टर जब रेप्लिकेट करेगा तो उसके साथ में हमारा क्या होगा? फॉरेन डीएनए भी क्या करेगा? रेप्लिकेट करने लगेगा। क्या करने लगेगा? रेप्लिकेट। अगर आपने किसी फॉरेन डीएनए को इस वेक्टर में, इस प्लाज्मिड में ऐड कर दिया है तो उसके पास ओरी होगी। अब जब ओरी होगी तो जहां से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उसको ओरी बोलते हैं। अब जैसे ही रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, ये वेक्टर हमारा
रेप्लिकेट करेगा तो उसके साथ में हमारा फॉरेन डीएनए जो है, हमारा डिजायर्ड जीन है, वो भी तो रेप्लिकेट करेगा ना, वही बोल रहा है। एनी पीस ऑफ डीएनए व्हेन लिंक टू दिस सीक्वेंस कैन बी मेड टू रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल। तो जो डीएनए इसके अंदर होस्ट के अंदर गया है वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के हेल्प से क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। ओके, और क्या नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, दिस साइट इंक्रीज द नंबर ऑफ डिजायर्ड जीन इनटू द होस्ट सेल। अब जरा ये बताओ बेटा, अगर ये हमारा वेक्टर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के हेल्प से रेप्लिकेट करेगा, क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा, अपनी कॉपी बढ़ाएगा, ठीक है, तो क्या हो रहा है, हमारे डिजायर्ड जीन की भी तो कॉपी बढ़ रही है। मान लो इसके अंदर ये कई सारी कॉपी बना लिया है, ठीक है, समझने के लिए मैंने एक दो और बना दिए, ठीक, तो क्या होगा बेटा, जब ओरी के हेल्प से ये रेप्लिकेशन करेगा होस्ट सेल के अंदर तो इसके नंबर इंक्रीज करेंगे। तो देखो, दिस साइट इंक्रीज द नंबर ऑफ डिजायर्ड जीन इनटू होस्ट सेल। तो जब प्लाज्मिड रेप्लिकेट कर रहा है तो हमारा डिजायर्ड जीन भी तो इसके साथ रेप्लिकेट कर रहा है, तो यही इस डिजायर्ड जीन का जो नंबर है होस्ट के अंदर जब बढ़ता है, इसी को बोलते हैं जीन क्लोनिंग। क्या बोलते हैं, क्लोनिंग ऑफ जीन। दिस साइट इंक्रीज द नंबर ऑफ डिजायर्ड इनटू होस्ट सेल, इसी को बोलते हैं हम लोग क्लोनिंग ऑफ जीन। क्या बोलते हैं बेटा, क्लोनिंग ऑफ जीन। जीन की क्लोनिंग हो रही है, क्या हो रही है, जीन की क्लोनिंग, हमारे डिजायर्ड डीएनए की कॉपी बन रही है, इसी को बोलते हैं जीन क्लोनिंग। क्या बोलते हैं, जीन क्लोनिंग। ओके, अब देखो बेटा क्या बोल रहा है आगे, दिस सीक्वेंस ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ लिंक डीएनए। इसको ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस सीक्वेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ लिंक डीएनए। ये जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है ये क्या कर रहा है, एक तो हमारे डीएनए के नंबर को इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, डीएनए के नंबर को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। जैसे जैसे रेप्लिकेट कर रहा है तो डीएनए भी, अब हमारा डिजायर्ड जीन भी क्या हो रहा है, उसका नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो एक तो ये डिजायर्ड जीन को, प्लाज्मिड को नंबर को इंक्रीज कर रहा है, और दूसरा इसका क्या काम है, कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ लिंक डीएनए। अब ये लिंक डीएनए या फिर प्लाज्मिड के कॉपी नंबर को भी कंट्रोल करता है, कितनी इसकी कॉपी बननी चाहिए होस्ट के अंदर, इसको भी कौन कंट्रोल करता है, ओरी, कौन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है बेटा। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नंबर को भी इंक्रीज करता है और कंट्रोल करता है कि कितना कॉपी बनेगा होस्ट के अंदर, ठीक है। तो ये एक तो नंबर को भी इंक्रीज कर रहा है और कंट्रोल कर रहा है कितना कॉपी नंबर इसके अंदर बनना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर मान लो कोई हमारा होस्ट बैक्टीरिया है, ठीक है, उसके अंदर प्लाज्मिड है, तो प्लाज्मिड क्या करता है, सम प्लाज्मिड में है ओनली 1 और 2 कॉपीज। कभी कभी क्या होता है, किसी सेल के अंदर 1 या 2 कॉपी बन पाती है प्लाज्मिड की, लेकिन कभी कभी इससे ज्यादा भी बन सकती है, 15 से लेकर 100 कॉपीज तक, इवन इससे अधिक भी बन सकती हैं। तो ये कौन कंट्रोल कर रहा है, एक होस्ट सेल के अंदर कितनी कॉपी बनेंगी इसको कौन कंट्रोल करता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओराई साइट हमारी कंट्रोल करती है। ओके, दिस सीक्वेंस आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग ऑफ कॉपी नंबर ऑफ लिंक डीएनए, ठीक है बेटा, नंबर भी इंक्रीज कर रहा है और कॉपी का नंबर, कितना कॉपी बनना चाहिए, 1 बनना चाहिए, 2 बनना चाहिए, 4 बनना चाहिए, 100 बनना चाहिए, इसको भी कौन कंट्रोल करता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओके, सम प्लाज्मिड में हैव ओनली 1 और 2 कॉपीज पर सेल। कुछ प्लाज्मिड के अंदर क्या होता है, 1 या 2 कॉपी बनाने की क्षमता होती है, वेरेस अदर कुछ के अंदर क्या होता है, में है 15 to 100 कॉपीज पर सेल, 15 से लेके 100 कॉपी तक एक सेल के अंदर वो बना सकता है, ठीक है बेटा। सो इफ वन वांट टू recover many copies of target DNA, it should be cloned in vector whose ori मतलब origin support high copy number, ठीक है बेटा। इस लाइन का मतलब समझो, अगर कोई ढेर सारी कॉपी बनाना चाहता है अपने डिजायर्ड जीन की, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, इफ वन वांट टू रिकवर मेनी कॉपी, ठीक है, ढेर सारी कॉपी बनाना चाहता है ऑफ टारगेट डीएनए, अपना जो टारगेट डीएनए डिजायर्ड जीन है उसकी, इट शुड बी क्लोन्ड इन अ वेक्टर हुज ओरिजिन सपोर्ट हाई कॉपी नंबर। तो उसको अपने डिजायर्ड जीन को ऐसे वेक्टर के साथ में ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, जिसका क्या हो, जिसका ओरिजिन सपोर्ट करे हाई कॉपी नंबर को, किसको सपोर्ट करे, हाई कॉपी नंबर को, ठीक है बेटा। तो वेक्टर डीएनए, ठीक है, या फिर इसी को बोलते हैं व्हीकल डीएनए, क्लोनिंग वेक्टर, ठीक, ये क्या करता है, हमारे डिजायर्ड जीन को, ये एक डीएनए जो हमारे डिजायर्ड जीन को क्या करता है, होस्ट के अंदर ले जाने का काम करता है, ठीक है।
अब इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, हमने बात की, जैसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, या फिर क्लोनिंग जिसको हम लोग रेस्ट्रिक्शन साइट बोलते हैं वो होनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों ने बात की ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की। वेक्टर जो डीएनए है हमारा, इसके अंदर सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की। ठीक है, पता लगा हम लोगों ने क्या कर दिया, किसी ऐसे वेक्टर के साथ में ऐड कर दिया जिसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ही नहीं है, तो वो अपनी कॉपी नहीं बना पाएगा ना बेटा। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का होना बहुत जरूरी है किसी भी वेक्टर के अंदर। तो ये क्या होता है, एक सीक्वेंस है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। डीएनए की एक ऐसी सीक्वेंस है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। अगर किसी पीस को हम लोग ऐसे प्लाज्मिड के साथ में जोड़ देंगे जिसके अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन अच्छा होगा, तो वो ज्यादा कॉपी बनाएगा, ज्यादा अपनी कॉपी बनाएगा तो ज्यादा हमारा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, Any piece of DNA when linked to this sequence can made replicate within the host cell। अगर किसी डीएनए को हम लोग ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाले प्लाज्मिड के साथ में अटैच कर देंगे तो उसकी ढेर सारी कॉपी होस्ट के अंदर बन जाएगी। दिस साइट इंक्रीज द नंबर ऑफ डिजायर्ड जीन। और ये साइट क्या होती है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन डिजायर्ड जीन के नंबर को भी बढ़ा रही है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोनिंग ऑफ जीन या फिर जीन क्लोनिंग। ठीक है, दिस सीक्वेंस ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर। अब ये नंबर तो बढ़ा रहा है लेकिन इस बात को भी कंट्रोल करता है कि इसका नंबर कितना बनना चाहिए, तो ये कंट्रोल करता है कॉपी नंबर को भी। तो हमें ऐसा प्लाज्मिड चूज करना चाहिए बेटा जिसका हाई कॉपी नंबर, जो हाई कॉपी नंबर को सपोर्ट करे। ठीक है, 2 से लेके 100 तक कॉपी नंबर हो सकता है किसी प्लाज्मिड का, या फिर इससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, सो इफ वन वॉन्ट टू रिकवर मेनी कॉपी, अगर कोई चाहता है कि किसी डीएनए की ढेर सारी कॉपी बने तो उसको ऐसा टारगेट डीएनए को कहां पे जोड़ना पड़ेगा, अपने वेक्टर के साथ में जिसका ओरिजिन सपोर्ट करे हाई कॉपी नंबर को। ओके, तो हम लोग ऐसे वेक्टर के साथ में अपने प्लाज्मिड को जोड़ेंगे जिसका ओरिजिन सपोर्ट करे हाई कॉपी नंबर को, ज्यादा से ज्यादा कॉपी बनाए किसी होस्ट सेल के अंदर। अब होस्ट सेल के अंदर तो ज्यादा कॉपी बन गई, अब जैसे ही होस्ट सेल डिवाइड होगा तो और सारी कॉपी बन जाएगी, तो इससे नंबर बढ़ रहा है तो हमारा जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा उसकी भी अमाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लो बेटा, तब तक फिर आगे की बात करते हैं हम लोग। चलो बेटा, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेलेक्टेबल मार्कर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सेलेक्टेबल मार्कर जीन, क्यों जरूरत पड़ रही है हमको सेलेक्टेबल मार्कर की वेक्टर के अंदर बेटा। तो अगर याद करो, मैंने आप लोग को बताया था शुरू में जब स्टार्ट किया था लेक्चर, कि जब हम कोई रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं और उसको होस्ट के अंदर भेजते हैं तो तीन केस बनते हैं हमारे। मान लो ये हमारा वेक्टर है, ठीक है, ये हमारा डिजायर्ड जीन है। ठीक, अब मैंने क्या किया, अब हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों को आपस में फ्यूज कराने की कोशिश की। तो जब फ्यूज कराएंगे हम लोग तो 2 पॉसिबिलिटी बनी थी, हो सकता है कि ये वेक्टर जो कट किया था वो आपस में ही लाइगेट हो जाए, तो ऐसा नॉन रिकॉम्बिनेंट बन जाएगा। ठीक है, वेक्टर, और हो सकता है डिजायर्ड जीन उसके साथ में अटैच हो जाए तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा हमारा। तो 2 कंडीशन थी, या तो नॉन रिकॉम्बिनेंट बन जाए हमारा, ठीक है, या फिर रिकॉम्बिनेंट बन जाए। अब जैसे ही मैंने इस जो प्लाज्मिड था, ये जो वेक्टर था, एक नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला और रिकॉम्बिनेंट वाला, ठीक है, तो इसको हम लोगों ने जैसे ही टेस्ट ट्यूब के अंदर सेल के अंदर भेजा तो वहां पे 3 केस फिर बन गए थे। एक तो हो सकता है कि कोई भी प्लाज्मिड ना जाए, ना नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला ना रिकॉम्बिनेंट वाला होस्ट सेल के अंदर, तो इसको बोलेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। क्या बोला था हम लोगों ने, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अब हो सकता है कि नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला पहुंच जाए होस्ट सेल के अंदर, तो इस कंडीशन को हम लोगों ने बोला था ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट। क्या बोला था, ट्रांसफॉर्मेंट, कुछ गया लेकिन वो नॉन रिकॉम्बिनेंट था। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब तीसरा केस क्या था बच्चों, तो तीसरे केस में क्या हुआ था, हमारे होस्ट सेल के अंदर हमारा रिकॉम्बिनेंट वाला जीन चला गया था। क्या चला गया था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए चला गया था। ठीक, तो इसको हम लोगों ने बोला था ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है रिकॉम्बिनेंट डीएनए से, तो ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट। तो इसको सेलेक्ट करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है सेलेक्टेबल मार्कर जीन की। किसकी जरूरत पड़ती है, सेलेक्टेबल मार्कर जीन की। तो सेलेक्टेबल मार्कर जीन क्या है भैया, दिस जीन इज रिक्वायर्ड फॉर सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट। ये हमें ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट सेल्स को
सेलेक्ट करने में बाकी अदर सेल से क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो ये क्या हो सकते हैं बेटा, और देखते हैं। इसका एग्जांपल है जीन इनकोडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। इसका मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इसके एग्जाम्पल है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो होते हैं सेलेक्टेबल मार्कर का एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन, जिसको शॉर्टकट में हम लोग AMPR से लिख देते हैं। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन TTR। ठीक है बेटा, कैनामाइसिन रेजिस्टेंस जीन CANR। ठीक है, शॉर्टकट में लिख देते हैं। तो ये सारे और भी होते हैं। ठीक है, मैंने एग्जांपल के लिए इतना समझाया। एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, कैनामाइसिन रेजिस्टेंस जीन, इन सब जीन्स को हम लोग सेलेक्टेबल मार्कर की तरह यूज कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट को सेलेक्ट करने के लिए। अब कैसे करते हैं, NCERT में ये बात यहीं पे लिखी हुई है, लेकिन मैं इसको आगे समझाऊंगा आप लोग को। ठीक है, अभी यहाँ पे आप लोग बस इतना ध्यान रखो कि सेलेक्टेबल मार्कर जीन कौन सी होती है। तो जो जीन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होती है वही हमारी सेलेक्टेबल मार्कर जीन होती है। ठीक है, अब कैसे सेलेक्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से, रिकॉम्बिनेंट को रिकॉम्बिनेंट से, ये हम लोग आगे लेक्चर्स में देखेंगे। ओके, अब नेक्स्ट और भी अब एक बात यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है, नॉर्मल ई कोलाई डू नॉट कैरी रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी ऑफ दीज एंटीबायोटिक। नॉर्मल ई कोलाई के अंदर कोई भी एंटीबायोटिक जीन प्रेजेंट नहीं होती है। नॉर्मल ई कोलाई सेल्स डू नॉट कैरी रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी एंटीबायोटिक, इसका ध्यान रखना। नॉर्मल ई कोलाई के अंदर कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन पहले से मौजूद नहीं होती है, इसको हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं अपने से। नेक्स्ट जो हमारा सेलेक्टेबल मार्कर का एग्जाम्पल है वो है लैक-जेट जीन। कौन सा, लैक-जेट जीन। याद करो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, वहां पे मैंने बताया था लैक-जेट जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का फॉर्मेशन करता था। ठीक है, ये भी हमारा एक सेलेक्टेबल मार्कर का एग्जाम्पल है। अब ये कैसे सेलेक्ट करते बेटा, ये हम लोग आगे बात करेंगे, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बेटा, अब हम लोग बात करेंगे क्लोनिंग साइट या फिर रेस्ट्रिक्शन साइट, जिसको हम लोग रिकॉग्निशन साइट भी बोलते हैं। क्लोनिंग साइट, रेस्ट्रिक्शन साइट या फिर रिकॉग्निशन साइट। तो एक वेक्टर के अंदर हमारे क्लोनिंग साइट का होना भी जरूरी है। और बेटा समझते हैं इसको क्या होता है क्लोनिंग साइट, या फिर इसी को रेस्ट्रिक्शन साइट क्यों कहते हैं, रिकॉग्निशन साइट क्यों कहते हैं। मान लो ये कोई आपका डिजायर्ड जीन है, क्या है, डिजायर्ड जीन है, और आप इसको क्या करना चाहते हो, अपने वेक्टर के साथ जोड़ना चाहते हो, तो आप इसको किसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करोगे। फॉर एग्जांपल ई को R1 से मान लो कट कर दिया, किससे कर दिया, ई को R1 से कट कर दिया, तो वहां से जो डिजायर्ड जीन था उस DNA में से आ गया हमारा। अब आप लोग को पता है, मैंने पहले बताया कि अगर जिस एंजाइम से आप लोग डिजायर्ड जीन को काट के सेपरेट कर रहे हो, उसी एंजाइम से, उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से आपको क्या करना पड़ेगा, अपने वेक्टर को भी काटना पड़ेगा। तो ये मान लो हमारा वेक्टर है, क्या है, वेक्टर है, तो वेक्टर को भी सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम लोग कट करेंगे बेटा। तो जब कट करते हैं तो ये जो ई को R1 है, ये कहां पे कट करता है, जहां पे इसकी क्या होती है, रिकॉग्निशन साइट होती है। क्या होती है, रिकॉग्निशन साइट, तो वहीं पे कट करता है ना बेटा। अब रिकॉग्निशन साइट को कट करता है, इसी जहां पे कट कर रहा है इसको, इसीलिए इसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन साइट। क्या बोलते हैं, अब ये ई को R फर्स्ट यहाँ पे वेक्टर पे जिस रिकॉग्निशन साइट पे, जिस स्पेसिफिक सीक्वेंस पे अपने काट रहा है, अब काट रहा है, इसलिए इसी को बोल देते हैं रिस्ट्रिक्शन साइट। क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन साइट। तो अब ये सेम एंजाइम से काट दिया तो स्टिकी इन दोनों में प्रोड्यूस होंगे। अब ये दोनों बना लेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बना लेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, होस्ट के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। अब होस्ट के अंदर जैसे ही ट्रांसफर किया तो बेटा ये यहां पे अपनी कॉपी बढ़ाएगा। क्या करेगा, कॉपी बढ़ाएगा। कॉपी बढ़ाएगा तो इसकी क्लोनिंग हो रही है, जो डिजायर्ड जीन था उसकी क्लोनिंग हो रही है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, क्लोनिंग साइट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, क्लोनिंग साइट। तो आप लोग समझ पा रहे हो, इसी को रेस्ट्रिक्शन साइट भी बोलते हैं, रिकॉग्निशन साइट भी बोलते हैं और क्लोनिंग साइट भी बोलते हैं। ओके, तो और देखते हैं इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। क्लोनिंग साइट या फिर रिस्ट्रिक्शन साइट या फिर रिकॉग्निशन साइट, साइट ऑफ वेक्टर वेयर डिजायर्ड जीन इज टू बी इंसर्टेड। जहां पे हम लोग डिजायर्ड जीन को इंसर्ट करते हैं वेक्टर के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
क्लोनिंग साइट, ठीक है, या फिर रेस्ट्रिक्शन साइट या फिर रिकॉग्निशन साइट। क्लोनिंग साइट इज एक्चुअली रिस्ट्रिक्शन साइट। क्लोनिंग साइट को ही हम लोग रेस्ट्रिक्शन साइट बोलते हैं, वेयर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द वेक्टर, जहां पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वेक्टर को कट करता है वही उसकी क्या होती है, क्लोनिंग साइट या फिर रेस्ट्रिक्शन साइट। अ वेक्टर शुड हैव रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, बोल रहा है ए वेक्टर शुड हैव रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर मेनी, ध्यान देना क्या, मेनी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, एक वेक्टर के पास में कई सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए। ए वेक्टर शुड हैव रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर मेनी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्या मतलब है बेटा, जरा इसका समझो। अगर कोई वेक्टर है तुम्हारे पास, फॉर एग्जांपल ये हमारा कोई मान लो वेक्टर है, ठीक है, तो इसके पास एक से अधिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की क्लोनिंग साइट होनी चाहिए, एक से अधिक एंजाइम से कटना चाहिए। मान लो यहां पे बैम फर्स्ट की क्लोनिंग साइट है, क्या है, BAM फर्स्ट, बैम फर्स्ट की क्लोनिंग साइट है। तो बैम फर्स्ट से जो डिजायर्ड जीन हमारा कट रहा होगा उसको हम लोग यहां पे काट के इंसर्ट कर सकते हैं। अब मान लो इसी पे हिंड फर्स्ट की भी क्लोनिंग साइट है, किसकी है, हिंड फर्स्ट की भी क्लोनिंग साइट है। तो एक जगह तो हमने डिजायर्ड जीन अपना इंसर्ट कर दिया है, तो अगर हिंड फर्स्ट की क्लोनिंग साइट है तो यहां पे एक और जीन हमारा, एक और डिजायर्ड जीन यहां पे आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है। मान लो इसमें हे थर्ड की भी क्लोनिंग साइट है, क्या है, हे थर्ड की भी क्लोनिंग साइट है, तो यहां पे एक और जीन इंसर्ट किया जा सकता है क्या, बिल्कुल किया जा सकता है। मान लो यहां पे हिंड थर्ड की क्लोनिंग साइट है, किसकी है, हिंड थर्ड की क्लोनिंग साइट है। तो वेक्टर के अंदर, वेक्टर वही अच्छा होगा जिसके अंदर एक से अधिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की क्या हो, रेस्ट्रिक्शन साइट हो। एक से अधिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जब रेस्ट्रिक्शन साइट होगी तो एक से अधिक जीन को इंसर्ट किया जा सकता है, ठीक है बेटा। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं आप लोग को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और वेक्टर शुड हैव रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर मेनी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इतनी बात क्लियर। चलो अब आगे देखते हैं। बट ओनली वन रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर ईच एंजाइम, लेकिन बेटा यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात, ध्यान देने वाली बात क्या है, एक एंजाइम के लिए एक ही साइट होनी चाहिए। ढेर सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए साइट होनी चाहिए, लेकिन एक पार्टिकुलर एक एंजाइम के लिए एक रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए। कैसे मतलब, आओ जरा समझते हैं। मान लो ये कोई वेक्टर है, क्या है, ये कोई वेक्टर है। अब इस पे अगर मान लो हिंड फर्स्ट की, मान लो हिंड फर्स्ट की 3 साइट है, कितनी साइट है, 3 साइट है। अगर एक वेक्टर के ऊपर हिंड फर्स्ट की ही खाली एक एंजाइम की एक से अधिक साइट होगी, तो अगर हम लोग इसको हिंड फर्स्ट से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे तो इसके कई सारे टुकड़े हो जाएंगे, क्या, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बच्चों, टुकड़े टुकड़े। तो एक से अधिक टुकड़े जब हो जाएंगे तो इसको जोड़ना, इसके अंदर जीन इंसर्ट करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हमारा वेक्टर कैसा होना चाहिए, अ वेक्टर शुड हैव रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर मेनी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, कई सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए, लेकिन पार्टिकुलर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एक साइट होनी चाहिए। अगर एक से अधिक साइट होगी तो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमारा वेक्टर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, जीन क्लोनिंग कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट ऑफ वन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम विद इन द वेक्टर विल जनरेट द सेवरल फ्रेगमेंट। अगर एक से अधिक साइट है एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की तो इससे कई सारे टुकड़े हो जाएंगे, जनरेट सेवरल फ्रेगमेंट्स विच विल कॉम्प्लिकेट द जीन क्लोनिंग। इससे क्या हो जाएगी, हमारी जीन क्लोनिंग कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखना, बहुत ही सिंपल है। साइट ऑफ वेक्टर वेयर डिजायर्ड जीन इज टू बी इंसर्टेड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोनिंग साइट बोलते हैं। क्लोनिंग साइट इज एक्चुअली रेस्ट्रिक्शन साइट वेयर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द वेक्टर। रेस्ट्रिक्शन साइट होती है जहां पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वेक्टर को कट करता है। A vector should have restriction site for many restriction enzyme but only one restriction site for each enzyme। एक वेक्टर के पास कई सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए, लेकिन एक पार्टिकुलर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एक रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए, ठीक है बेटा। प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रेस्ट्रिक्शन साइट, अगर एक से अधिक रिकॉग्निशन साइट या रेस्ट्रिक्शन साइट होगी तो कई सारे टुकड़े हो जाएंगे, इससे बहुत ही कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा जीन क्लोनिंग के अंदर।
अब इसको आप लोग समझ गए क्लोनिंग साइट क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि इसके अंदर जहां पे जीन को ऐड कर रहे हैं रेस्ट्रिक्शन साइट पे, जब वो होस्ट के अंदर जाता है तो उसकी ढेर सारी कॉपी बनती है, इसीलिए इसको हम लोग क्लोनिंग साइट भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। चलो बेटा, अब वेक्टर में हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर्स की, है ना, वेक्टर के कुछ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। तो वेक्टर की बात करें तो सबसे पहला एग्जाम्पल वेक्टर का होता है प्लाज्मिड। ठीक है बेटा, प्लाज्मिड एज अ वेक्टर। ठीक, प्लाज्मिड क्या होता है अगर आप लोग जानते हो तो बैक्टीरिया के अंदर हमारा एक तो उसका मेन क्रोमोसोमल डीएनए होता है, उसके अलावा भी एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। अब ये प्लाज्मिड हमारा वेक्टर के तरीके काम कर सकता है। तो प्लाज्मिड क्या है भैया? प्लाज्मिड एज अ वेक्टर, प्लाज्मिड क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एंड ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ऑटोनोमसली रेप्लिकेट करता है, ये क्रोमोसोमल डीएनए के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है रेप्लिकेशन के लिए, खुद रेप्लिकेट करता है क्योंकि इसका खुद का क्या होता है? ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है बेटा, तो प्लाज्मिड के अगर एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें आप लोग के बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी के अंदर, PBr 322। क्या दिया है? PBr 322। अब ये PBr 322 एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है। क्या है? ई कोलाई के अंदर हम लोग बैक्टीरिया के अंदर इसको यूज करते हैं जीन के ट्रांसफर के लिए, और ये आर्टिफिशियल है। इंपॉर्टेंट बात, ध्यान देने वाली बात क्या है? ये आर्टिफिशियल है, यानी कि इसको लैब में बनाया गया है। PBr 322 का मतलब क्या है? P का मतलब होता है प्लाज्मिड ऑफ बोलीवर एंड रॉड्रिग्विज। क्या है? प्लाज्मिड ऑफ बोलीवर एंड रॉड्रिग्विज। रॉड्रिग्विज और बोलीवर क्या थे? साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे इसका नाम रखा गया है। और 322 का मतलब है जिस लैब में ये बनाया गया था 322 नंबर इसका था। ठीक है बेटा, तो PBr 322 एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है, ये किसी भी बैक्टीरिया में नेचुरली नहीं पाया जाता है। ओके, यूज फॉर जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरियल सेल। अगर किसी जीन को आप लोग को ट्रांसफर करना है जीन क्लोनिंग के लिए तो बैक्टीरिया के सेल के अंदर, ई कोलाई के अंदर हम लोग यूज करते हैं PBr 322 का, जो कि एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड होता है। ओके, इस PBr 322। ओके, तो इसका नाम होता है, पूरा नाम होता है प्लाज्मिड ऑफ बोलीवर एंड रॉड्रिग्विज। यहाँ पे बोलीवर और रॉड्रिग्विज कौन है? साइंटिस्ट हैं। ओके बेटा, यूज फॉर जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरियल सेल। अब इसका एनसीईआरटी में एक डायग्राम भी दिया है, तो उस डायग्राम को जरा समझ लेते हैं। ये हमारा PBr 322 प्लाज्मिड है। ठीक है बेटा, इसका एनसीईआरटी में डायग्राम बनाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेटा? सेलेक्टेबल मार्कर जीन होती हैं। क्या होती हैं? सेलेक्टेबल मार्कर जीन। देखो यहाँ पे है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। अब सेलेक्टेबल मार्कर कैसे सेलेक्ट करते हैं ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इसके अंदर सेलेक्टेबल मार्कर जीन होती है। सेलेक्टेबल मार्कर जीन जो होती है ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से सेलेक्ट करने में हेल्प करती है। तो जो सेलेक्टेबल मार्कर जीन है यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होती है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है। तो दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इसके अंदर पाई जाती है जो सेलेक्टेबल मार्कर की तरह काम करती है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। ठीक है बेटा, अब एक पॉइंट यहाँ पे होता है ROP। ROP का मतलब होता है रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। क्या होता है इसका मतलब? रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। तो ROP क्या करता है? कोड फॉर प्रोटीन, एक प्रोटीन बनाता है। ये ROP एक डीएनए का जो सीक्वेंस है यहाँ पे, ये RNA बनाएगा, RNA से बनेगा प्रोटीन, और ये प्रोटीन ORI के पास में जाके रेप्लिकेशन में हेल्प करेगा। ROP कोड फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। तो ROP रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, ये जो पॉइंट होता है, ये जो सीक्वेंस होता है, ये एक प्रोटीन बनाता है जो कि प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन में ओरी के हेल्प करता है। ओरी को क्या करता है? ये हेल्प करता है रेप्लिकेशन करने के लिए। ओके, और बेटा जरा देखते हैं इस डायग्राम को डिटेल में क्या है। तो ये दो हमारे एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है इसके अंदर, जो सेलेक्टेबल मार्कर की तरह यूज करते हैं। अब यहाँ पे लिखा है, जैसे आप लोग देखो, बैम फर्स्ट, सेल फर्स्ट, हिंद थर्ड, क्ले फर्स्ट, इक्वार फर्स्ट, PVU फर्स्ट,
PST फर्स्ट। तो ये सब क्या है, रेस्ट्रिक्शन साइट है। क्या है, रेस्ट्रिक्शन साइट है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए रेस्ट्रिक्शन साइट है। अगर फॉर एग्जांपल आप लोग हिंद थर्ड लोगे तो हिंद थर्ड यहां पे आके इस पॉइंट से इसको कट कर देगा। क्ले फर्स्ट अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लेते हो तो यहां से कट करेगा। EcoR फर्स्ट लेते हो तो यहां से कट करेगा। अगर आप लोग PUV फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लेते हो तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन पे आके कट करेगा, और जैसे ही एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन पे आके कट करेगा इसका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस पावर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खत्म। ऐसे ही PST फर्स्ट होता है जो कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन पे आके कट लगाता है। ठीक है, तो दो एंजाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन साइट पाई जाती है वो PVU फर्स्ट की और PST फर्स्ट की, तो इसको आप लोग याद कर लेना। ठीक है, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन पे किसकी किसकी साइट पाई जाती है, PVU फर्स्ट और PST फर्स्ट की। इसी तरीके से हमारा जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन होता है इस पे किसकी साइट होती है, BAM फर्स्ट की। BAM फर्स्ट से अगर BAM फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से अगर कट करोगे तो वो कहां पे कट करेगा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के ऊपर, जिससे इसकी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पावर खत्म हो जाएगी। इसी तरीके से क्या है, सेल फर्स्ट की भी साइट कहां पे होती है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन पे होती है। और एक होता है PUV सेकेंड। PUV सेकेंड की जो साइट होती है वो कहां पे होती है, ROP पे होती है। कहां पे होती है, ROP पे होती है, रोप पे होती है इसकी साइट। अगर बात करें इसके अलावा यहां पे क्या पाया जाता है वेक्टर के अंदर, ORI। क्या पाया जाता है, ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यही हमारा, यहीं से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यही इसी पॉइंट से हमारा जो प्लाज्मिड है इसका रेप्लिकेशन होता है। तो ये फिगर एनसीईआरटी में दिया हुआ है बच्चों। ये ई कोलाई के अंदर वेक्टर का काम करता है। ई कोलाई के अंदर अगर हमें ट्रांसफर करना है किसी जीन को तो इस वेक्टर का हम लोग यूज करेंगे। और ये आर्टिफिशियल वेक्टर है, नेचुरली ये किसी भी बैक्टीरिया के अंदर नहीं पाया जाता, इसको हम लोगों ने लैब में बनाया है। इसी तरीके से और भी एग्जांपल हो सकते हैं आर्टिफिशियल वेक्टर के, जैसे PUC18। क्या है, PUC18, यहां पे इसका मतलब क्या है, प्लाज्मिड ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में बनाया गया था। 18 का मतलब 18 नंबर वाला प्लाज्मिड बनाया गया था। ठीक है, ऐसे ही प्लाज्मिड PUC19 है। ठीक है, इसका मतलब होता है प्लाज्मिड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। इसका मतलब क्या है, प्लाज्मिड ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, और 19 नंबर पे बनाया गया है। ठीक है बेटा, ये भी आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है। क्या है, आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है। और इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं, ट्रांसफर इन बैक्टीरियल सेल। अगर किसी भी डीएनए को हम लोग को बैक्टीरिया के सेल में भेजना है तो इस प्लाज्मिड का हम लोग वेक्टर के तरह यूज करेंगे बेटा। तो आप लोग को ध्यान क्या देना है यहाँ पे, आप लोग इस फिगर को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन पे किसकी किसकी साइट पाई जाती है, तो PVU फर्स्ट, PST फर्स्ट। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन पे किसकी साइट पाई जाती है, BAM फर्स्ट और सेल फर्स्ट। ठीक है बेटा, तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की बात करते हैं। और बेटा अब हम लोग आगे की बात करते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है वो है TI प्लाज्मिड। क्या है, TI प्लाज्मिड। इसको भी हम लोग वेक्टर के तरीके यूज कर सकते हैं। और RI प्लाज्मिड, TI प्लाज्मिड और RI प्लाज्मिड। अब ध्यान देने वाली बात क्या है बच्चों, ये जो TI प्लाज्मिड और RI प्लाज्मिड है ये नेचुरली बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। TI प्लाज्मिड ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, RI प्लाज्मिड रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। अब ये ट्यूमर कैसे इंड्यूस करता है ये हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है बेटा, ये नेचुरल प्लाज्मिड होते हैं। क्या होते हैं, नेचुरल प्लाज्मिड है, में ध्यान रखना, नेचुरल प्लाज्मिड होते हैं, यूज फॉर जीन ट्रांसफर इन डाइकॉट प्लांट। और ये डाइकॉट प्लांट के अंदर जीन ट्रांसफर करने में यूज किए जाते हैं। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग वायरस की। वायरस को भी हम लोग वेक्टर के तरीके यूज कर सकते हैं। वायरस को भी हम लोग वेक्टर के तरीके जीन ट्रांसफर के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो जैसे इसमें आता है वायरस, जो बैक्टीरियोफेज वायरसेस हैं हमारे, ठीक है, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं वो वायरसेस हैं, जैसे लैम्डा बैक्टीरियोफेज। अब लैम्डा बैक्टीरियोफेज का हम लोग यूज करते हैं जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल के अंदर जीन ट्रांसफर करने में हम लोग किसका यूज करते हैं, लैम्डा बैक्टीरियोफेज। और ऐसे ही एक और बैक्टीरियोफेज है,
रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस का यूज हम लोग क्यों करते हैं बेटा? यूज फॉर जीन ट्रांसफर इन एनिमल सेल। और रेट्रोवायरस का यूज हम लोग करते हैं यूज फॉर जीन ट्रांसफर इन एनिमल सेल। तो रेट्रोवायरस इसमें से आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ओके। ये हमारा यूज होता है जीन ट्रांसफर इन एनिमल सेल, इसको आप लोग ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की बात करते हैं। अब बेटा हम लोग बात करेंगे कॉस्मिड की। किसकी बात करेंगे? कॉस्मिड की। तो कॉस्मिड भी एक प्लाज्मिड होता है हमारा, ठीक है, और ये आर्टिफिशियली बनाया गया है। कैसे बनाया गया है? आर्टिफिशियली बनाया गया है। और इसको यूज करते हैं हम लोग जीन ट्रांसफर करने के लिए बैक्टीरिया के अंदर। किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर। कॉस्मिड क्या होता है बेटा? ये बैक्टीरिया और वायरस के जीन को मिला के बनाया गया। कॉस्मिड को हम लोग बैक्टीरिया और वायरस के जीन को मिला के बनाते हैं, और ये आर्टिफिशियल होता है और बैक्टीरिया में जीन ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा है BAC और YAC, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। याद करो बेटा, इसका एग्जाम्पल मैंने कहा लिया था, याद करो, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में, ठीक है बेटा। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जब मैं पढ़ा रहा था तो वहां पे भी इसका यूज करते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर, ओके। तो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो होता है यूज फॉर जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल में बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का यूज करते हैं जीन ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। ऐसे ही हमारा वेक्टर है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का हम लोग यूज करते हैं ईस्ट के अंदर जीन को ट्रांसफर करने के लिए, यूज फॉर जीन ट्रांसफर इन ईस्ट सेल। अब बेटा एक और इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, सिलेक्शन ऑफ वेक्टर इज बेस्ड ऑन, वेक्टर का सिलेक्शन किस पे बेस्ड होता है? कौन सा वेक्टर यूज करेंगे, कौन सा नहीं करेंगे, किन बातों पे डिपेंड करता है? तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन पे ये डिपेंड करता है कि कौन सा वेक्टर हम लोग यूज करेंगे। एक तो होस्ट सेल, कौन से सेल के अंदर आपको पहुंचाना है, ठीक है। डिजायर्ड जीन को आप किस सेल के अंदर पहुंचाना चाहते हो उस पर डिपेंड करता है। बैक्टीरिया में पहुंचाना चाहते हो, एनिमल सेल में पहुंचाना चाहते हो, प्लांट सेल में पहुंचाना चाहते हो, तो उस हिसाब से अलग अलग वेक्टर हम लोग यूज करते हैं। और दूसरी बात क्या है? साइज ऑफ डिजायर्ड जीन। किस पे डिपेंड करता है? साइज ऑफ डिजायर्ड जीन। अब ये जो हमारा डिजायर्ड जीन है इसका साइज कितना है, छोटा है, बड़ा है, ठीक है, तो उस हिसाब से जो जिस वेक्टर की कैपेसिटी होती है उसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। सारे ही जो जीन होते हैं डिजायर्ड जीन, सबकी साइज तो सेम होगी नहीं, कुछ छोटे होंगे कुछ बड़े होंगे, तो अलग अलग वेक्टर अलग अलग साइज के जीन को ले जाने में कैपेबल होते हैं, ठीक है बेटा। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान रख लेना। सिलेक्शन ऑफ वेक्टर इज बेस्ड ऑन होस्ट सेल, कौन सी होस्ट सेल आप ले रहे हो, और साइज ऑफ डिजायर्ड जीन, आपके डिजायर्ड जीन का साइज कितना है, ठीक है बेटा। अब बेटा ये आज हम लोग वेक्टर खत्म कर दिए, आगे की बात हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो और शेयर करो, ठीक है बेटा। और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ओके, ठीक है। थैंक यू।